हेलो 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 आप सभी लोगों को अविनाश मिश्रा का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज के हमारे इस क्लास में। आज का ये जो क्लास है इकोनॉमिक्स का सेकंड क्लास है। फर्स्ट लेक्चर में हमने डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स को समझा था। इस लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक को हम सब समझेंगे। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स को हम लोग समझेंगे। अर्थव्यवस्था के प्रकार, जिसमें हम लोग बात करेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्टिक इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। ये सारे 3 इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद आगे हम लोग चलेंगे अविकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था, विकसित अर्थव्यवस्था। ये 3 पढ़ने के बाद हम आगे बढ़ेंगे क्लोज इकोनॉमी एंड ओपन इकोनॉमी, बंद अर्थव्यवस्था एंड खुली अर्थव्यवस्था को हम लोग एक एक करके समझते हैं जी। इस इकोनॉमी में बाजार सेनाओं का बाजार सेनाओं मतलब मार्केट फोर्सेस, बाजार सेनाओं का मुक्त प्रवाह होता है। यहां पर एक मैं टर्म लिखा हूं बाजार सेनाओं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाजार सेनाओं? बाजार सेनाओं का क्या मतलब होता है? तो बाजार सेनाओं का इकोनॉमिक्स में मतलब होता है 2 चीजों से रिलेटेड है। बाजार सेनाओं को इकोनॉमिक्स में हम लोग डिमांड एंड सप्लाई को, डिमांड बोले तो मांग, सप्लाई बोले तो आपूर्ति, ये 2 वर्ड्स को, ये 2 टर्म्स को हम लोग इकोनॉमिक्स में बाजार सेनाएं कहते हैं। बाजार सेनाओं किसको कहते हैं? डिमांड एंड सप्लाई को क्या बोलते हैं? बाजार सेनाएं। डिमांड एंड सप्लाई इज नोन एज द मार्केट फोर्सेस इन द लैंग्वेज ऑफ इकोनॉमी। एंड अब एक बात आराम से बताओ, अगर सप्लाई करेगा तो सप्लाई करने वाला कौन? उत्पादक। कोई भी चीज का सप्लाई कर रहा है तो कौन सप्लाई कर रहा है? उसको बनाने वाले को क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर। उत्पादक बोलते हैं उत्पादक। डिमांड कौन करेगा? हमारे और आपके जैसे उपभोक्ता, कंज्यूमर। ये सारे टर्म्स मैं पहले क्लास में समझा चुका हूं बेहतरीन तरीके से। उत्पादक क्या करते हैं? आपूर्ति करते हैं। उपभोक्ता क्या करता है? मांग करता है। अब एक बात बताओ, यहां पे लिखा हूं मैं बाजार सेनाओं का मुक्त प्रवाह। इसका मतलब है कि एक उत्पादक जो चाहे, जितना चाहे, अपने मर्जी के अनुसार कुछ भी बना सकता है, और एक उपभोक्ता जो चाहे, जैसे चाहे, जितना चाहे वो डिमांड कर सकता है। इसको बोलते हैं बाजार सेनाओं का मुक्त प्रवाह। मतलब कि एक प्रोड्यूसर है, एक उत्पादक है, जो चाहे, जो मर्जी चाहे उसके मन में वो बना दिया। एक उत्पादक है, जो मर्जी आए, जो चाहे वो खरीद सकता है। इसको बोलते हैं हम लोग, उस चीज का वो डिमांड कर सकता है, उसको बोलते हैं बाजार सेनाओं का मुक्त प्रवाह। जो मर्जी, जैसे मर्जी, जो चाहे। एक बात यहाँ पर समझने वाली है कि अगर जो मर्जी जो चीजें किया जा कर रहे हैं दोनों लोग, तो यहाँ पर सरकार का जो है कम हस्तक्षेप देखने को मिलता है। सरकार का कम हस्तक्षेप होता है। यहां पर सरकार का रोल बहुत ही कम होता है। अगर यहां पर सरकार का रोल बहुत कम है, अगर यहां पर सरकार का बहुत ज्यादा कम रोल है, तो यहां पर आप लोग अपने दिमाग से सोच के बताइए कि यहां पर जो निजी कंपनियां होंगी, निजी क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर, ज्यादा होंगी किससे? सार्वजनिक क्षेत्र से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सरकार का हस्तक्षेप कम है, यहाँ पर सरकार का भूमिका जो है, वो रोल जो है वो कम है। तो यहाँ पर जो पब्लिक है वही सर्वस्व है, इसलिए जो चाहे निजी कंपनियां अपना बनाएंगे, सार्वजनिक क्षेत्र यहाँ पर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। पब्लिक सेक्टर इज लेस देन
प्राइवेट सेक्टर इन द कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। एक बात यहाँ पर समझ में आ गया, मतलब कि उपभोक्ता जो चाहे जितना मांग कर सकता है, उत्पादक जो चाहे जितना बना सकता है, और यहाँ पर सरकार का कम हस्तक्षेप होता है। और अगर यहाँ पर सरकार का कम हस्तक्षेप है तो यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू पब्लिक सेक्टर। आगे चलते हैं। अगर उत्पादक ज्यादा बना सकता है तो यहाँ पर ज्यादा बनाने वाले बहुत ज्यादा मार्केट फ्री होता है। तो जब मार्केट फ्री होगा तो यहाँ पर एक बात, यहाँ पर प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन ज्यादा देखने को मिलेगा। किसके बीच में? प्रोड्यूसर्स के बीच में। बहुत ज्यादा प्रोड्यूसर्स आएंगे, बहुत ज्यादा उत्पादक आएगा। वो भी चाहेगा, मैं भी चाहूंगा, कोई भी चाहेगा कि मैं भी एक उत्पादक बन जाऊं इस इकोनॉमिक्स में। इसलिए यहाँ पर कंपटीशन क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है, प्रतिस्पर्धा अधिक देखने को मिलता है, देखने को मिलता है। और यहाँ पर क्यों चाह रहा है सब लोग कि हमको ये उत्पादक बनना है? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है सर? इसका मुख्य उद्देश्य होता है अधिक से अधिक लाभ कमाना। मुख्य उद्देश्य, अगर कोई पूछ दे कि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अधिक से अधिक लाभ कमाना। और इस तरीके के इकोनॉमिक को प्रचार प्रसार करने वाले, इस तरीके के इकोनॉमिक्स के जनक माना जाता है द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, एडम स्मिथ को। एडम स्मिथ को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जनक माना जाता है। और ये कुछ देश जो हैं, कुछ कंट्रीज इसको अपने कंट्री में इस तरीके के इकोनॉमिक्स को फॉलो करते हैं। उस कंट्रीज का कुछ एग्जांपल्स है अमेरिका, यूके, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, एटीसी। ये सारे जो देश हैं कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक को फॉलो करते हैं। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बाजार सेनाओं यानी कि मार्केट फोर्सेस का मुक्त प्रवाह होता है, द फ्री फ्लो ऑफ मार्केट फोर्सेस इन दिस कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केट फोर्सेस? देयर आर टू मीनिंग्स ऑफ द मार्केट फोर्सेस रिलेटेड टू डिमांड्स एंड सप्लाई। मांग एंड आपूर्ति को हम लोग बाजार सेनाएं बोलते हैं इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में। मांग कौन करता है? उपभोक्ता। मैं हूं उपभोक्ता, कंज्यूमर्स, तो मैं मांग करूंगा किसी चीज का। कोई उत्पादक है, कोई कंपनी बनाने वाली है, तो वो क्या करेगा? उत्पादक बनाएगा, वो प्रोड्यूसर बोलते हैं उसको। अगर दोनों को जो चाहे जितना चाहे बना सकता है, मांग कर सकता है, अगर ऐसा कंडीशन देखने को मिलता है तो यहाँ पर समझ में आता है, जनरल सी बात है कि यहाँ पर सरकार की कम हस्तक्षेप होता है, सरकार की भूमिका, रोल कम होता है भाई। और अगर यहाँ पर सरकार की रोल कम है तो यहाँ पर सार्वजनिक क्षेत्र कम हो जाता है। किससे? निजी क्षेत्र से। प्राइवेट सेक्टर मोर हो जाते हैं सार्वजनिक पब्लिक सेक्टर से। आगे चलते हैं। अगर यहाँ पर उत्पादक जो चाहे जितना मर्जी चाहे बना सकता है और उपभोक्ता जो मर्जी चाहे जितना मर्जी चाहे मांग कर सकता है, तो इस बात पे प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन देखने को मिलता है बहुत ज्यादा। और सारे कंपटीशन देखने को मिलता है, इसलिए मुख्य उद्देश्य क्या है इसका? लाभ है, अधिक से अधिक लाभ कमाना। और लास्ट पॉइंट में बताया, इस तरीके के इकोनॉमिक्स को प्रचार प्रसार, इसका जनक जो माना जाता है एडम स्मिथ को माना जाता है। और इस तरीके के कौन कौन से देश हैं जो इस तरह की इकोनॉमिक्स फॉलो करते हैं? तो अमेरिका, यूके, ब्रिटेन हो गया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे जो देश हैं, फ्रांस भी हो जाएगा। ऐसे ऐसे देश कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक्स को फॉलो करते हैं। आगे चलते हैं और समझते हैं यहाँ पर समाजवादी अर्थव्यवस्था को। यहीं पर सब रिलेटेड करके बता दूंगा मैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का बिल्कुल विपरीत होता है। सोशलिस्टिक इकोनॉमी, सोशलिस्टिक इकोनॉमी सारी चीजें रिलेट करके पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पर बाजार सेनाओं का, मार्केट फोर्सेस का मुक्त प्रवाह था। यहाँ पर
मार्केट फोर्सेस का लिमिटेड फ्लो होता है। बाजार सेनाओं के परिवहन में रुकावट। इस बात का क्या मतलब है सर? इस बात का मतलब यह है कि जो कोई उत्पादक है अपनी मर्जी के अनुसार जो चाहे जितना मर्जी चाहे नहीं बना सकता है, एक जो सप्लाई नहीं कर सकता कुछ भी चीजों का, और कोई अगर उपभोक्ता है, कोई अगर कंज्यूमर है, तो वो अपने इच्छा अनुसार कुछ भी चीजों का डिमांड नहीं कर सकता है। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। अगर हम लोग राशन के दुकान पे जाते हैं, जो सरकार के द्वारा राशन बांटा जाता है, तो हमको अगर सरकार के द्वारा 2 केजी चावल दिया जाएगा तो हमारा और 3 केजी का हम डिमांड नहीं करेंगे। इसको बोलते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। कोई भी उपभोक्ता है अपने इच्छा अनुसार चीजों की डिमांड नहीं कर सकता है। उसको देने का अधिकार, राशन बांटने का अधिकार सिर्फ सरकार को है। वो तय कर दिया है कि एक व्यक्ति को 5 केजी चावल दिया जाएगा तो 5 केजी चावल दिया जाएगा। मेरे कहने से 6 केजी चावल राशन दुकान वाला नहीं देगा। इसको बोलते हैं बाजार सेनाओं के परिवहन में रुकावट। आगे चलते हैं। तो अगर यहाँ पर ये चीज देखने को मिलता है, तो यहाँ पर देखने को मिलता है, तो यहाँ पर सरकार की अहम भूमिका देखने को मिलती है। अहम भूमिका, द मेन रोल ऑफ द गवर्नमेंट आर सीन इन द सोशलिस्टिक इकोनॉमी। और अगर सरकार की भूमिका मेन है तो यहाँ पर आप लोग इसका जस्ट ऑपोजिट बताइए। यहाँ पर निजी क्षेत्र जो होंगे, प्राइवेट सेक्टर कम होंगे एज कंपेयर टू सार्वजनिक क्षेत्र। यहाँ पर सार्वजनिक क्षेत्र ज्यादा होगा, सार्वजनिक क्षेत्र के ज्यादा होंगे। किसके कंपेयर में? प्राइवेट क्षेत्र के। आगे चलते हैं। यहाँ पर अधिक प्रतिस्पर्धा देखने को मिलता है, इसमें प्रतिस्पर्धा बहुत कम देखने को मिलता है। और आगे चलते हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य जो होता है, इसका मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ कमाना। इसका मुख्य उद्देश्य समाज कल्याण होता है। सरकार क्या चाहेगी? समाज का कल्याण हो, समाज कल्याण पर ध्यान देती है सरकार। समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य समाज कल्याण। सरकार की यहाँ भूमिका होती है, यहाँ पर निजी क्षेत्र कम होते हैं एज कंपेयर टू सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के। यहाँ पर बाजार सेनाओं का परिवहन में रुकावट होता है। अब आगे चलते हैं और इस इकोनॉमिक्स के लास्ट टॉपिक पर बात करते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर एडम स्मिथ साहब इसके जनक थे, यहाँ पर भी कार्ल मार्क्स जो है वो समाजवादी अर्थव्यवस्था के जनक माने जाते हैं। और इनका एक किताब का नाम है दास कैपिटल। किताब का नाम है इनका। किसके किताब का नाम है? कार्ल मार्क्स के किताब का नाम है दास कैपिटल। कहानी यहां पर खत्म नहीं हुई। एक बात और बताइए मुझे सोच करके। एक बात यहां पर और है, इस देश का कौन कौन से देश हैं जो इसको फॉलो करते हैं? एग्जाम्पल के तौर पे रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया इत्यादि जो देश हैं वो समाजवादी अर्थव्यवस्था का फॉलो करते हैं। और ये देश का मैं बता ही दिया। एक बात यहां पर समझने वाली और एक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो मर्जी चाहे जो बना रहा है, जो इस पे सरकार का हस्तक्षेप बहुत ज्यादा कम है। अगर किसी चीज की सरकार का बहुत ज्यादा हस्तक्षेप कम हो जाएगा तो एक उत्पादक जो है, प्रोड्यूसर जो है, मैं एक प्रोड्यूसर हूं, मेरे ऊपर सरकार का कंट्रोल नहीं है, तो मैं कोई भी चीज बनाऊंगा तो वो मैं चाहूंगा कि वो चीज मेरा ज्यादा से ज्यादा महंगा बेचाए। मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा महंगा बेचाए, क्योंकि सरकार का कोई कंट्रोल है ही नहीं। तो मैं चाहूंगा कि बहुत ज्यादा महंगा बेचा चीज। तो इस तरीके के इकोनॉमिक्स में महंगाई बढ़ती हुई नजर आती है। बहुत ज्यादा महंगाई देखने को मिलती है। और
अगर समाजवादी अर्थव्यवस्था में हम लोग जाएंगे तो समाजवादी अर्थव्यवस्था सरकार के नियंत्रण में, और सरकारी काम बहुत देर से होता है, लापरवाह होता है, तो इसलिए यहाँ पर लापरवाही देखने को मिलता है। अब बात करते हैं भारत में आकर के। भारत में अगर भारत के जो नेता थे वो सोचे कि अगर हम कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक्स को फॉलो करते हैं, अपने देश में लागू करते हैं, तो महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और अगर हम लोग सोशलिस्टिक इकोनॉमिक्स को फॉलो करते हैं तो लापरवाही बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो हम क्या करें, दोनों को साथ में लेकर के चलते हैं, दोनों को एकदम हम लोग साथ में लेकर चलते हैं। इसका मतलब यह है कि एक रिक्शा वाला भी अपने लाइफ जिएगा एकदम आराम से, और एक टाटा अंबानी भी अपनी लाइफ जिएंगे आराम से। हमें इस तरीके के इकोनॉमिक्स बनाना चाहिए। तब यहां पर एक टर्म्स आता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। ये क्या सर? एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एवं समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों साथ साथ देखने को मिलती है, उसको बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसका एग्जाम्पल जो है भारत देश। यहाँ पर अगर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है तो यहाँ पर जो पूंजीवादी जो बिजनेसमैन हैं, जो भी कंपनियां बैठाएंगे, जो प्रोड्यूसर होंगे, वो क्या चाहेंगे? अधिक से अधिक लाभ कमाना। और अगर समाजवादी व्यवस्था है तो सरकार क्या चाहेगी? अधिक से अधिक समाज कल्याण करना। एक बात यहां पर छूट रहा है, यहां पर केंद्रीय आर्थिक नियोजन होता है। केंद्रीय आर्थिक नियोजन, इसका क्या मतलब है? सेंट्रली इकोनॉमिक प्लानिंग। इसका मतलब यह है कि सरकार जो है अपने कुछ दिनों का एक प्लान करती है कि हम इस देश में, अपने देश में कैसे विकास कराएंगे कुछ आने वाले दिनों में। उसको बोलते हैं केंद्रीय आर्थिक नियोजन। कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, इसलिए इसको बोलते हैं केंद्रीय आर्थिक नियोजन। तो ये सोशलिस्टिक इकोनॉमी में देखने को मिलता है, इसमें देखने को नहीं मिलता है। और इसमें भी देखने को मिलता है, इसमें भी केंद्रीय आर्थिक नियोजन देखने को मिलता है। क्या होता है केंद्रीय आर्थिक नियोजन? सेंट्रल गवर्नमेंट आने वाले कुछ वर्षों, कुछ समयों के लिए अपना इकोनॉमिक प्लानिंग बनाती है कि आने वाले कुछ वर्षों में हम लोग कैसे अपने देश को रन कराएंगे, कैसे चलाएंगे, क्या क्या चीजें हम लोग फ्लो करेंगे, लागू करेंगे। इस बात को हम लोग केंद्रीय आर्थिक नियोजन देखते हैं। और एक बात यहाँ पर समझने वाली है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में बाजार का जो विनियमन है, बाजार विनियमन, मार्केट रेगुलेशन, मार्केट रेगुलेशन। क्या समझ में आ रहा है इस वर्ड से? मार्केट का कंट्रोल, मार्केट का कंट्रोल जो होता है वो पूरे के पूरे सरकार के हाथ में होता है। सरकार के हाथ में सरकार करती है, सरकार करती है। क्यों? क्योंकि मार्केट में मोनोपोली एकाधिकार की स्थिति ना हो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनोपोली? एकाधिकार का मतलब क्या है? एकाधिकार का मतलब यह है कि मैं हूं एक, इस गांव में मैं हूं, और मेरे इस गांव में सिर्फ मैं एक कपड़ा का दुकान खोल के बैठ जाता हूं, और मेरे कपड़े की दुकान के अलावा इस गांव में किसी की और कोई कपड़ा का दुकान नहीं है, लेकिन इस मुझसे कपड़े खरीदने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। मतलब बेचने वाला एक, खरीदने वाले बहुत सारे, उसको बोलते हैं एकाधिकार। एक का ही पूरे मार्केट पर एक का अधिकार हो जाए उसको बोलते हैं एकाधिकार, मोनोपोली। लेकिन इस चीज को रोकने के लिए, अगर मोनोपोली हो जाएगा मार्केट में, तो मैं
अगर मैं ही हूं तो मैं अपने हिसाब से मार्केट का प्राइस फिक्स करूंगा। मेरा सामान कितने में बेचाएगा ये मैं फिक्स करूंगा। मेरा जो कपड़ा है, एक शर्ट है, मैं 300 के बजाय 500 में बेचूं, उसका कोई रेगुलेशन करने वाला है नहीं, क्योंकि लोगों को तो मजबूरी में खरीदना ही पड़ेगा, क्योंकि एक ही मेरा दुकान है गांव में। इसलिए महंगाई ना बढ़े, किसी भी चीज को मनमानी ना हो, उस चीज को रोकने के लिए सरकार क्या करती है, एकाधिकार पर नियंत्रण करती है। और एकाधिकार पर नियंत्रण करने के लिए वो मार्केट का रेगुलेशन करती है। मार्केट को रेगुलेशन का मतलब होता है बाजार का विनियमन। और ये किस इकोनॉमी में देखने को मिलता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी में देखने को मिलता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में भी देखने को मिलता है, लेकिन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मार्केट रेगुलेशन नहीं देखने को मिलता है। तो ये था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था का एकदम अच्छा खासा नॉलेज। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं और यहां पर समझते हैं। सबसे पहले पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बात किया हमने बाजार सेनाओं के बारे में। बाजार सेनाओं किसको बोलते हैं? डिमांड एंड सप्लाई को हम लोग इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में बाजार सेनाएं बोलते हैं। सप्लाई जो होता है उत्पादक करता है और डिमांड जो होता है एक उपभोक्ता करता है। उपभोक्ता और उत्पादक फ्री होते हैं, जो मर्जी चाहे जितना मर्जी चाहे डिमांड कर सकते हैं, सप्लाई कर सकते हैं। इस बात को देखते हुए सरकार का हस्तक्षेप हम लोगों को कम नजर आता है। और सरकार का अगर कम हस्तक्षेप नजर आता है तो यहाँ पर जो प्राइवेट सेक्टर है वो ज्यादा नजर आता है एज कम्पेयर टू पब्लिक सेक्टर। और यहाँ पर अगर प्राइवेट सेक्टर ज्यादा है तो बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धा होता है उत्पादकों के बीच में। और अगर यदि बहुत ज्यादा उत्पादकों के बीच में कंपटीशन है तो यहाँ का मुख्य उद्देश्य जो होगा लाभ कमाना होगा, और बहुत ज्यादा महंगाई देखने को मिलती है। इस तरीके के इकोनॉमिक्स के प्रचारक जो थे एडम स्मिथ थे। कुछ देश का नाम मैं लिखा हूं, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये सारे देश कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक्स का फॉलो करते हैं। आगे चलते हुए हम लोग पढ़े हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्टिक इकोनॉमिक्स। सोशलिस्टिक इकोनॉमी में हम लोग पढ़े हैं बाजार सेनाओं पे परिवहन में रुकावट कौन करती है? रुकावट सरकार की भूमिका अहम होती है। सरकार ही इस चीज को पूरे के पूरे कंट्रोल करती है। किसको? मार्केट फोर्सेस के परिवहन फ्लो को। आगे चलते हैं। अगर यहाँ पर सरकार की भूमिका अहम है तो यहाँ पर जो प्राइवेट सेक्टर्स होंगे कम होंगे एज कंपेयर टू सार्वजनिक क्षेत्र, पब्लिक सेक्टर के कंपेयर में प्राइवेट सेक्टर कम होते हैं। और अगर यहाँ पर सरकार की भूमिका अहम है तो यहाँ पर जो मुख्य उद्देश्य होगा समाज कल्याण होगा। और इस तरीके के जो विचारधारा है वो कार्ल मार्क्स दिए थे, जिनके किताब का नाम है दास कैपिटल। कौन कौन से देश हैं जो इस तरीके के इकोनॉमिक्स को फॉलो करते हैं? तो रूस और चाइना और नॉर्थ कोरिया इत्यादि, और भी कोई देश हो सकते हैं। बात करते हैं इसमें एक और टर्म्स हम लोग पढ़ते हैं, केंद्रीय आर्थिक नियोजन। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? अपने प्लान बनाती है कि कुछ आने वाले वर्षों में क्या क्या हम लोगों को करना है, उसको हम लोग केंद्रीय आर्थिक नियोजन देखने कहते हैं, जो इस तरीके के सोशलिस्टिक इकोनॉमी में देखने को मिलता है, बट यहाँ पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में देखने को नहीं मिलता है। आगे चलते हैं। इस तरीके की इकोनॉमिक्स में हम लोग लापरवाही देखने को बहुत ज्यादा मिलती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में समझते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं जिसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों एक साथ रहती है। अगर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है तो लाभ ही कमाना मुख्य उद्देश्य हो सकता है, समाज कल्याण करना मुख्य उद्देश्य हो सकता है, दोनों काम साथ साथ चलता है। इसका एग्जाम्पल हम लोग पढ़े हैं भारत। भारत में जो होता है, सरकार जो होती है वो मार्केट का रेगुलेशन करती है, बाजार का विनियमन करती है, जिससे मार्केट में मोनोपोली की स्थिति नहीं हो पाती है। आई होप आप लोगों को कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक एंड मिक्स्ड इकोनॉमी एक बेहतर नॉलेज आप लोगों के दिमाग में सेट हो गया है, आप लोगों के दिमाग में अमर हो गया है। तो पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था का हम लोग पढ़ाई करने के बाद में अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर समझेंगे आप नेक्स्ट सेक्शन में अविकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था और विकसित अर्थव्यवस्था के बारे में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग अविकसित अर्थव्यवस्था के साथ। पहला जो हमारा अविकसित अर्थव्यवस्था, इंग्लिश में इसको बोलते हैं अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में क्या होता है कि अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी
अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में हम लोग निम्न स्तरीय प्रति व्यक्ति आय देखने को मिलता है। प्रति व्यक्ति आय को देखने को मिलता है। प्रति व्यक्ति आय पर इनकम है, पर कैपिटा इनकम इसको बोलते हैं हम लोग प्रति व्यक्ति आय। इसका मतलब क्या है अभी समझता हूं। निम्न स्तरीय प्रति व्यक्ति आय देखने को मिलता है। निम्न स्तरीय प्रति व्यक्ति आय का मतलब क्या हुआ? प्रति व्यक्ति आय का मतलब यह है कि एक परिवार के अंदर जितने भी सदस्य हैं उनमें से प्रत्येक सदस्य का एक महीने का सैलरी कितना है उसको बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय। एक आदमी का एक महीने का इनकम उसको बोलते हैं पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय। अविकसित अर्थव्यवस्था में जो प्रति व्यक्ति आय है वो कम होता है, निम्न स्तरीय होता है, एकदम कम होता है। आदमी कम पैसा कमाता है, परिवार का प्रत्येक सदस्य कम पैसा कमाता है। समझ में आ गया? अगर प्रति व्यक्ति आय कम है तो यहां पर हम लोगों को बेरोजगारी और गरीबी देखने को मिलता है। इस तरीके के इकोनॉमिक्स में हम लोगों को गरीबी देखने को मिलेगा, मानते हो बात को, बेरोजगारी देखने को मिलेगा। अगर गरीबी और बेरोजगारी देखने को मिलता है तो यहां पर शिक्षा एवं स्वास्थ्य का व्यवस्था बहुत खराब हुआ। शिक्षा एवं स्वास्थ्य का व्यवस्था जो है वो निम्न स्तरीय हुआ, निम्न स्तरीय। अगर यहां पर शिक्षा एवं स्वास्थ्य खराब है तो यहां पर जनसंख्या जो होगा जनसंख्या अधिक होगा। मानते हो बात को? मानना ही पड़ेगा। सबसे पहली बात, अविकसित अर्थव्यवस्था में निम्न स्तरीय प्रति व्यक्ति आय होती है। अगर कोई किसी व्यक्ति की इनकम कम है तो उस घर में गरीबी होगा, उस घर में बेरोजगारी होगा, और गरीबी और बेरोजगारी है तो उस घर में शिक्षा एवं स्वास्थ्य की कमी होगी। अगर शिक्षा एवं स्वास्थ्य की कमी होगी तो जनसंख्या भी उस देश की अधिक होगी। समझ में आ गया? और समझते हैं अगर बात, यहां पर एक वर्ष आप लोग याद रखिएगा, 1921। 1921 जो वर्ष है भारतीय इतिहास में महान विभाजन का वर्ष कहा जाता है। महान विभाजन का वर्ष, महान विभाजन वर्ष इसको बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसको महान विभाजन वर्ष? इन द सेंस ऑफ पॉपुलेशन। क्या होता है? 1900 आप लोगों को पता है, हम लोगों को पता है कि प्रत्येक 10 वर्ष के बाद में जब भारत में जनसंख्या की गणना होती है, जनगणना होती है, तो 1921 से जो पहले जनसंख्या की गणना हुई थी, जनगणना हुई थी, उसमें कभी जनसंख्या बढ़ती दिखाई देती थी, कभी जनसंख्या घटती दिखाई देती थी। लेकिन 1921 के जब बाद में जनसंख्या की गणना हुई तो हमेशा जनसंख्या बढ़ती हुई ही नजर आई है। इसलिए 1921 को महान विभाजन का वर्ष कहा गया है। क्यों कहा गया? समझ में आया? क्योंकि 1921 से हमेशा जब गणना हुई तो जनसंख्या बढ़ती हुई दिखाई देती है, लेकिन 1921 से पहले जब होती थी तो कभी बढ़ती हुई नजर आती थी, कभी घटती हुई। इसलिए 1921 में वो बॉर्डर है जहां से हमेशा जनसंख्या बढ़ती हुई आई, इसलिए इस वर्ष को महान विभाजन का वर्ष कहा जाता है। आगे चलते हैं। अगर प्रति व्यक्ति आय कम है तो इस तरीके के देश में हम लोगों को कृषि का पिछड़ापन देखने को मिलता है। कृषि का पिछड़ापन देखने को मिलता है। कृषि का पिछड़ापन देखने को मिलता है। औद्योगिक पिछड़ापन भी देखने को मिलता है। औद्योगिक पिछड़ापन देखने को मिलता है। लोअर लेवल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलता है। बुनियादी ढांचों का
बुनियादी ढांचों का निम्न स्तर। निम्न स्तर, बुनियादी ढांचा किसको बोलते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर को। इंफ्रास्ट्रक्चर किसको बोलते हैं? बिल्डिंग्स को बोलते हैं, रोड्स को बोलते हैं, हॉस्पिटल्स को बोलते हैं, इन सबको इंफ्रास्ट्रक्चर बोला जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अगर अविकसित अर्थव्यवस्था का क्या क्या विशेषताएं होती है? प्रति व्यक्ति आय निम्न स्तरीय होती है, गरीबी होती है, बेरोजगारी होती है, शिक्षा एवं स्वास्थ्य की निम्न स्तरीय, जनसंख्या की अधिकता होती है, कृषि का पिछड़ापन होता है, औद्योगिक पिछड़ापन होता है, बुनियादी ढांचों का निम्न स्तरीय व्यवस्था होता है, ढांचों का निम्न स्तर, एवं यहाँ पर आजीविका का भी निम्न स्तर होता है, एकदम लोअर लेवल का लाइफ स्टाइल होता है। आजीविका का निम्न स्तर। यहां पर कुछ समझने वाली बातें हैं और आराम से समझिएगा आप लोग। कुछ वर्ड्स, कुछ टर्म्स यहां पर समझाता हूं मैं। निर्भरता रेशियो, निर्भरता अनुपात, डिपेंडेंसी रेशियो, निर्भरता अनुपात, डिपेंडेंसी रेशियो। आराम से समझना पड़ेगा। डिपेंडेंसी रेशियो का मतलब वो चीज होता है, मतलब गैर कार्यशील जनसंख्या, गैर कार्यशील जनसंख्या मतलब वैसी जनसंख्या जो कोई काम धंधा में पैसा वैसा कमा के नहीं ला रही, उसको बोलते हैं गैर कार्यशील जनसंख्या। बीएस कार्यशील जनसंख्या, कार्यशील जनसंख्या। इस तरीके के इकोनॉमिक्स में अविकसित अर्थव्यवस्था में जो होता है, गैर कार्यशील मतलब काम धंधे में बहुत कम, वैसे लोग जो काम धंधे में नहीं है वैसे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। मतलब कि बेकार लोग, बेरोजगार लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं अविकसित अर्थव्यवस्था में, और कार्यशील जनसंख्या बहुत ज्यादा ही कम होती है अविकसित अर्थव्यवस्था में। तो इस तरीके के इकोनॉमिक्स में हम लोग देखें अगर, तो निर्भरता, इसी को हम लोग बोलते हैं निर्भरता अनुपात, डिपेंडेंसी रेशियो। गैर कार्यशील जनसंख्या बटा में कार्यशील जनसंख्या, इन दोनों का अगर हम रेशियो निकालेंगे तो उसको डिपेंडेंसी रेशियो बोलते हैं। और इस तरीके के अर्थव्यवस्था में जो निर्भरता अनुपात होता है बहुत ज्यादा होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी अविकसित अर्थव्यवस्था में जो गैर कार्यशील जनसंख्या होती है बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू कार्यशील जनसंख्या, और ये जो कमा कर लाते हैं ये सब खा जाते हैं। इसी कारण तो अविकसित है, सारे लोग कमाते तो विकसित हो जाता। अब चलते हैं आगे की तरफ। निर्भरता अनुपात, एक टर्म और अगला टर्म समझते हैं। पूंजी निर्गत अनुपात, पूंजी निर्गत अनुपात, ये क्या बोला है सर? पूंजी निर्गत अनुपात, कैपिटल आउटपुट रेशियो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल आउटपुट रेशियो? पूंजी निर्गत अनुपात, पूंजी निर्गत अनुपात मतलब पूंजी कैपिटल, पूंजी बटा में आउटपुट। इसका मतलब यह हुआ कि आप कितना पैसा लगाते हैं किसी बिजनेस को करने में और उस बिजनेस से आप कितना पैसा कमा लेते हैं, उसको बोलते हैं कैपिटल आउटपुट रेशियो। आराम से सुनना मेरे भाई, मैं एक बिजनेस खड़ा करता हूं 5 लाख रुपया लगा करके, तो वो मेरा हो गया कैपिटल, पूंजी। मैं 5 लाख रुपया लगा के एक बिजनेस खड़ा किया और उस मैं 5 लाख के बिजनेस से कितना पैसा कमा रहा हूं, कितना मेरा आउटपुट आ रहा है, उसको बोलते हैं आउटपुट। तो अगर इस तरीके की इकोनॉमिक्स में बात करें तो इस तरीके की इकोनॉमिक्स में कैपिटल हम लोग ज्यादा लगाते हैं, कैपिटल पूंजी हमारा ज्यादा लग जाता है, आउटपुट हमारा
कम आता है। तो इस तरीके के इकोनॉमिक्स में जो पूंजी निर्गत अनुपात कैपिटल आउटपुट रेशियो होता है ये भी ज्यादा होता है। ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि इसमें पैसा लगा देते हैं ढेर और कमाते हैं बहुत ही कम। तो ये सारी चीजें थी निर्भरता अनुपात, पूंजी निर्गत अनुपात। अब चलते हैं एक टर्म और समझते हैं, मानव पूंजी का अभाव। मानव पूंजी, सबसे पहले मानव रिसोर्सेस को समझते हैं। मानव संसाधन, मानव संसाधन क्या होता है सर? मानव संसाधन ह्यूमन रिसोर्सेस, ह्यूमन रिसोर्सेस ये क्या है? ह्यूमन रिसोर्सेस, मान लो कि एक लड़का है, यह एक लड़का है और इस लड़के को अगर सरकार शिक्षा दे देगी, स्वास्थ्य दे देगी, इसको कौशल दे देगा, कोई ना कोई कला इसको सिखा दिया जाए, इसको ट्रेनिंग दिया जाए, प्रशिक्षण दे दिया जाए, तो ये जो संसाधन था, ये जो संसाधन लड़का था, आगे चल करके ये सारे इसके पास में अगर आ जाए ये चीजें, तो ये आगे चल करके पैसा का मशीन बन जाएगा, ये पैसा कमा के लाएगा। ये मानव जो संसाधन था अब मानव पूंजी बन जाएगा, मानव पूंजी बन जाएगा, ह्यूमन कैपिटल बन जाएगा। जो ह्यूमन रिसोर्सेस था वो आज ह्यूमन कैपिटल बन चुका है। क्यों? क्योंकि आज ये पैसा कमा रहा है, पैसा कमा रहा है। तो यहां पर क्या होता है, इस तरीके के अविकसित अर्थव्यवस्था में मानव पूंजी का अभाव होता है, अभाव होता है। किसमें? अविकसित अर्थव्यवस्था में। तो ये सारी जो बातें हैं वो थी अविकसित अर्थव्यवस्था के बारे में। अब बात करते हैं हम लोग विकासशील अर्थव्यवस्था के बारे में। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है विकासशील में, इसी को इलेबोरेट किया जाएगा, डिफरेंशिएट किया जाएगा। विकासशील मतलब क्या समझ में आ रहा है? विकास करने के रास्ते पर है विकासशील अर्थव्यवस्था। जैसे आप लोग नौकरी लेने के रास्ते पर हैं, पढ़ाई करने के रास्ते पर है, उसी तरीके से ये भी देश जो है विकास करने के रास्ते पर है। विकासशील अर्थव्यवस्था, डेवलपिंग इकोनॉमी, डेवलपिंग इकोनॉमी क्या होता है सर? डेवलपिंग इकोनॉमी में हम लोग देखते हैं जो प्रति व्यक्ति आय है वो निम्न स्तरीय से थोड़ा सा अधिक रहती है। यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा होता है। क्या? प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम बढ़ती हुई नजर आती है। किसमें? विकासशील अर्थव्यवस्था में। तो यहाँ पर गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, जनसंख्या थोड़ा थोड़ा सुधरता हुआ नजर आता है। कृषि का जो पिछड़ापन होता है इसमें कृषि का सुधार हो जाएगा, औद्योगिक सुधार हो जाएगा, बुनियादी ढांचों में सुधार हो जाएगा, आजीविका का निम्न स्तर ना होकर के आजीविका में सुधार हो जाएगा। यहाँ पर जो निर्भरता अनुपात हो जाएगा, निर्भरता अनुपात कम होता हुआ दिखाई देगा, पूंजी निर्गत अनुपात भी कम होता हुआ दिखाई देगा, और मानव पूंजी का जो अभाव था इसमें मानव पूंजी में थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। पूरी नहीं देखने को मिलेगी, कम देखने को मिलेंगी, लेकिन बढ़ती हुई दिखाई देंगी। सारी चीजें यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आएंगी, बढ़ती हुई नजर आएंगी। सारी की सारी पॉइंट्स यहाँ पर लिखी गई है वो इसमें बढ़ती हुई नजर आएंगी। और इस तरीके के देश का एग्जाम्पल हमारा भारत है। हम लोग भारत हैं, जो हमारा देश भारत है वो विकास के रास्ते पर है। विकास हुआ नहीं है, नहीं हम लोग पिछड़े हैं, हम लोग रास्ते पर हैं, सही जगह जाने वाले हैं। लेकिन मोदी जी का जो सपना है वो 2047 तक हम लोगों को भी विकसित देश बनाने का उनका सपना है। क्या होता है सर विकसित देश में? विकसित देश में भी कुछ नहीं होता है, सेम बातें होती है। विकसित देश में विकसित अर्थव्यवस्था, विकसित अर्थव्यवस्था, डेवलप्ड कंपनी, डेवलप्ड इकोनॉमी, डेवलप्ड इकोनॉमी में यहां पर जो निम्न स्तरीय प्रति व्यक्ति आय थी, यहां पर उच्च स्तरीय
मतलब एक एक आदमी का बहुत ज्यादा सैलरी होता है, उसको बोलते हैं उच्च स्तरीय पर इनकम, पर कैपिटा इनकम उच्च स्तरीय होती है। यहाँ पर गरीबी नाम की कोई चीज नहीं होती है, बेरोजगारी नाम की कोई चीज नहीं होती है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य की बहुत ज्यादा अहम देखभाल किया जाता है, जनसंख्या पर नियंत्रण है उनका, और यहाँ पर कृषि भी अच्छी देखने को मिलती है, औद्योगिक का पिछड़ापन नहीं, औद्योगिक डेवलप देखने को मिलता है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ज्यादा शानदार होता है। यहाँ पर निर्भरता अनुपात बहुत ही ज्यादा कम होता है, निर्भरता अनुपात बहुत ज्यादा कम। यहाँ पर पूंजी निर्गत अनुपात भी बहुत ज्यादा कम होता है या ना के बराबर होता है। और यहाँ पर मानव पूंजी का ही तो सबसे बड़ा रोल है। यहाँ पर मानव पूंजी की बहुत ज्यादा तादाद होती है, तादाद देखने को मिलता है, देखने को मिलता है। अविकसित, विकसित, विकासशील और विकसित अर्थव्यवस्था को हम लोग पूरी के पूरी तरीके से समझ चुके हैं। अब दो इकोनॉमिक्स और होता है, यहां पर समझ लेते हैं उसको भी। एक होता है ओपन इकोनॉमी, खुली अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था या इसी को मुक्त अर्थव्यवस्था भी बोलते हैं। और एक इकोनॉमिक्स होते हैं, एक इकोनॉमी होता है क्लोज्ड इकोनॉमी। नाम से समझ में आ रहा है, ओपन मतलब खुला है, बंद अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था जिसमें जिस तरीके की इकोनॉमिक्स में अगर भारत जो है दूसरे देश के साथ में व्यापार करेगा, अपना सामान बेचेगा, दूसरे देश का सामान खरीदेगा, मतलब आयात और निर्यात करेगा, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करेगा, उस तरीके के ऐसे इकोनॉमिक्स को हम लोग बोलते हैं ओपन इकोनॉमी। ओपन मतलब खुला है, मतलब दुनियादारी के साथ में मिला जुला है, दुनियादारी के साथ में व्यापार करता है, आयात और निर्यात शुरू करता है, आयात निर्यात करता है किसके साथ? विदेशी कंपनियों के साथ, विदेशी देशों के साथ, अपने देश के अलावा और अन्य देशों के साथ। लेकिन इसमें कोई आयात निर्यात दूसरे देशों के साथ में देखने को नहीं मिलता है, अपने आप में ही ये बंद है, ताला चक लगा के क्लोज कर दिया है। जो भी बिजनेस होगा अपने देश में होगा, अपने देश के बाहर कुछ नहीं होगा, आयात निर्यात बंद। अगर यहाँ पर आयात निर्यात चालू है तो विदेशी जो कंपनियां हैं, विदेशी कंपनियां वो निवेश करने आएगी, इन्वेस्ट करने आएगी अपने देश में भी, लेकिन इस देश में नहीं आएगी, बंद हो गई है। एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा बहुत ज्यादा दूर जाने की नहीं, हमारा भारत ही है। भारत ही जो है हमारा पहले 1991 से पहले जो था क्लोज्ड इकोनॉमी का पार्ट था। 1991 के बाद हमारा जो भारत है ओपन इकोनॉमी का पार्ट बन गया है। कैसे हुआ है उसको यहाँ पर स्मॉल पार्ट में समझते हैं, एक कहानी के तौर पे। कहानी कुछ 1990 की है। 1990 में क्या हुआ, हमारे पास व्यापार करने के लिए विदेशी मुद्रा का भंडार जो था, विदेशी मुद्रा का भंडार खत्म हो गया, या फिर कहें सिर्फ 2 सप्ताह के व्यापार करने के लिए ही हमारे पास डॉलर्स बच गए थे। बस विदेशी मुद्रा का 2 सप्ताह का व्यापार करने के लिए चीजें थी। हम लोगों को क्या मतलब है विदेशी मुद्रा, हम लोग अपने देश में विदेशी मुद्रा का क्या करेंगे, क्या रोल है? विदेशी मुद्रा को हम लोग स्टोर करके क्यों रखते हैं? विदेशी मुद्रा का हम लोग अगर एक्सपोर्ट इसलिए करते हैं, मान लो हमारे पास डॉलर है, $100 है। अगर मेरे पास $100 है, मुझे अमेरिका से एक टीवी खरीदना है, तो अगर मेरे पास $100 है तो मैं झट से जाकर के अमेरिका से कहूंगा कि $100 है, मुझे $100 का एक टीवी दे दो, काम खत्म। लेकिन यहाँ पर $100 से काम चल जाएगा मेरा। लेकिन इसी $100 को अगर मैं इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करता हूं तो 80 से गुना करा दो भाई, कितना आ जाएगा? 8,000 रुपये होना चाहिए, 8,000 रुपए होने चाहिए, तब जाकर के अमेरिका वाला मुझे टीवी देगा। लेकिन अमेरिका के हिसाब से 100 रुपए है। तो इसलिए विदेशों के साथ में अगर हमको व्यापार करना है तो विदेशी मुद्रा का होना जरूरी है। जैसे हमें उस देश में रहना है तो उस देश का लैंग्वेज जानना बहुत ज्यादा जरूरी है।
उसी तरीके से उस देश के साथ में व्यापार करना है, उस देश के साथ ट्रेड करना है, तो उस देश का करेंसी होना भी हमारे पास बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमारे पास ऐसे जो करेंसी है, विदेशी मुद्रा है, वो सिर्फ 2 सप्ताह की ही बच गई थी 1990 में। 1990 में जब बच गई थी, इस चीज को हम लोग बोलते हैं आर्थिक मंदी। देश में एकदम मंदी छा गई थी, आर्थिक संकट आ गया था, आर्थिक मंदी आ गई थी। इस चीज को देखते हुए एक समिति बनाई गई, मनमोहन राव समिति। कहानी को आराम से समझना, मनमोहन राव समिति। मनमोहन राव समिति, इसके जो लीडर थे हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो थे, इसके समिति के जो चेयरमैन थे, वो क्या करते हैं, लोन लेने जाते हैं वर्ल्ड बैंक के पास। वर्ल्ड बैंक के पास में जाते हैं, विश्व बैंक के पास में जाते हैं, कहते हैं कि हमारे पास पैसा खत्म हो गया है, देश चलाने के लिए हमको लोन दीजिए। तो वर्ल्ड बैंक कहता है इनसे कि ए भैया, तुम लोग ना किसी के साथ में व्यापार कर रहे हो, कौन आधार पे तुम्हारा घर का पैसा खत्म हो गया है, तुम्हारे देश का पैसा खत्म हो गया है, तुम्हारे पास कोई है ही नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर, विकास में आते हो तुम लोग, मैं तुम्हें किस आधार पर, कौन सा आधार है जिस आधार पे तुम लोग को मैं लोन दे दूं? क्या गारंटी है कि मैं तुमको पैसा दूं और तुम लोग उसको वापस करोगे? डुबा दोगे, पैसा खत्म कर दोगे, खा पचा जाओगे, तो क्या करूंगा मैं? तो उन्होंने सजेशन दिया कि आप लोग अपने देश में लागू कीजिए एलपीजी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलपीजी? एलपीजी मतलब, एल मतलब होता है लिबरलाइजेशन, उदारीकरण। उदारीकरण का मतलब क्या होता है? उदारीकरण का मतलब होता है कि मैं मान लो कि सरकार हूं, मैं भारत सरकार हूं, प्रधानमंत्री हूं, मैं कहूंगा अपने जो भी बिजनेसमैन है उनको कहूंगा कि आप लोगों को छूट मैं देता हूं, आप लोग आइए और बिजनेस कीजिए हमारे देश के साथ। इसको बोलते हैं उदारीकरण, मतलब भावपूर्वक एकदम बेचारा वाला कह देना कि एकदम छूट दे देना कि जाओ भाई तुम लोग अपना बिजनेस करो। इसको बोलते हैं उदारीकरण, लिबरलाइजेशन। मतलब कि जब कहे ये वर्ल्ड बैंक कहा, इसको मतलब सलाह दिया कि अपने देश में आप उदारीकरण लाइए, मतलब प्रेम मोहब्बत वाली भावना लाइए बिजनेसमैन के साथ में, उनको बोल दीजिए कि आप लोग बिजनेस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कंपनियां उद्योग बैठाइए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात क्या किए कि प्राइवेटाइजेशन कीजिए। प्राइवेटाइजेशन मतलब क्या होता है? प्राइवेट कर देना चीजों को, सरकारी जो चीजें हैं उसको हम लोग प्राइवेट आदमी को बेच देते हैं, सरकारी चीजें प्राइवेट बदल देना, उसको बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। तो ये हो गया, एक तो कंपनियां बैठा दी गई और सरकारी जो कंपनियां थी, सरकारी कंपनियों को प्राइवेट कंपनियों को बेच दिया गया। अब एक चीज और हुआ, जी, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मीन्स वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का मतलब ये हुआ कि इंडिया जो है वो अन्य देशों के साथ में, दुनिया भर के देशों के साथ में व्यापार करेगा। उसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन, मतलब वैश्वीकरण हो जाना, पूरे देशों के साथ में, अन्य देशों के साथ में भी व्यापार करना, उसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। ये सारे सलाह दिया था वर्ल्ड बैंक, इसको, मनमोहन राव समिति को। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आकर के लागू करते हैं और लागू करने के बाद में सारी चीजें फिर कंट्रोल में आ जाता है। ये था 1990। ये सारी चीजें कब लागू होती है? 1991 में। तो वही बातें थी कि 1991 से पहले जो इकोनॉमिक्स था हमारे इंडिया में वो क्लोज था, ग्लोबलाइजेशन नहीं था। कोई भी हमारा देश जो था किसी देश के साथ में व्यापार नहीं करता था। लेकिन जैसे ही ग्लोबलाइजेशन लागू हो गया तो हमारी इकोनॉमिक्स कैसी हो गई? ओपन इकोनॉमी हो गई। तो ये था आज का लेक्चर, जिसमें हम लोग टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स को देखे हैं। इकोनॉमिक्स के टाइप्स में सबसे पहले हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को पढ़े हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था को पढ़े हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था को पढ़े हैं। पढ़ते पढ़ते हम लोग अविकसित अर्थव्यवस्था को पढ़े हैं, विकासशील अर्थव्यवस्था को,
और विकसित अर्थव्यवस्था को। इतनी बातें करने के बाद में हम लोग खुली अर्थव्यवस्था, ओपन इकोनॉमी और क्लोज्ड इकोनॉमी के बारे में भी पढ़े हैं और आर्थिक मंदी के बारे में भी पढ़े हैं। क्या होता है एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के बारे में हम लोग पढ़े हैं। मैं यहाँ पे शुरुआत करने से पहले एक बात बोला था कि ये लेक्चर देखने के बाद आप लोगों का टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स जो मैं पढ़ा दिया हूं उसमें आप लोगों का भरपूर ज्ञान हो जाएगा। यहां तक आप लोग कमेंट में बताइए क्या छूटा है। हर एक चीज, हर एक कॉन्सेप्ट को डिटेल्स में बताया गया है, फुल कॉन्सेप्चुअल के साथ में बताया गया है। इससे बाहर और कुछ नहीं होता है। आई होप आप सभी लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। जो भी पढ़ाया हूं, जो भी समझाया हूं, सारी चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई है तो कमेंट में एक बार सब कुछ क्लियर है लिख देना है। सारे बच्चे, सारे स्टूडेंट्स जो हैं एक बार कमेंट में लिखेंगे सब कुछ क्लियर है। तो इसी के साथ में आज का लेक्चर हम लोग खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड गॉड ब्लेस यू।